हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से देखिए हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक 7300 का एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, या इसको शॉर्ट में हम डीआईबी बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम सांख्यिकी तथा सामंकों की व्याख्या बोलते हैं। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 24 है और इसमें टोटल 255 क्वेश्चंस हैं। आज इस वीडियो में हम 1 से लेकर 19 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप कैलकुलेशन के एक छोटे से मेथड को सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कुल 3000 रुपए हैं। अब ये जो कुल 3000 रुपए हैं, अगर हम इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो हम इसको प्रतिशत में कैसे डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पर है टोटल 3000 रुपए। अब हम प्रतिशत में जो टोटल लेते हैं वो 100% को लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि 100% जो मनी है वो 3000 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 3000 के। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर 100% 3000 के बराबर है तो 10% कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने 100% में से एक जीरो को कम कर दिया है। अब अगर हमने प्रतिशत में एक जीरो कम किया है तो हम रुपए में भी एक जीरो कम कर देंगे। तो 3000 रुपए में से जब हम एक जीरो हटाएंगे तो 10% बराबर हो जाएगा 300 के। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि 1% कितने के बराबर होगा, तो देखिए इस बार हमने क्या किया है, 100% में से दो जीरो हटा दिए हैं तो हमारे पास 1% आ गया। तो हम 3000 में से भी दो जीरो हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो 1% बराबर हो जाएगा 30 के। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपको काफी आसान दिखाई दे रहा होगा कि 100% अगर 3000 के बराबर है तो 10% 300 के बराबर हो गया और 1% 30 के बराबर हो गया। अब देखिए इतने ही स्ट्रक्चर के आधार पर हमारी काफी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आप यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हमें टोटल रुपए का 17% निकालना है। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप 3000 का 17% निकाल दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 3000 गुणा 17/100। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करें। जैसे यहाँ पर 100% 3000 के बराबर है तो 10% 300 के बराबर हो गया। अब देखिए हमें निकालना है 17%। तो हम क्या करते हैं, 10% का कर देते हैं दो गुना। 10% का दो गुना हो जाएगा 20%। अब देखिए अगर हमने प्रतिशत का दो गुना किया है तो हम रुपए का भी दो गुना कर देंगे। तो 300 का दो गुना हो जाएगा 600 के बराबर। अब देखिए हमें निकालना है 17%। हम निकाल चुके हैं 20%। तो हमें इसमें से 3% घटाना है। अब देखिए 3% के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे। अब हमें पता है 1% तो 30 रुपए के बराबर है। अब अगर 1% 30 रुपए के बराबर है तो 3% 90 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने 20% निकाला है 600 के बराबर, इसमें से हम 90 रुपए को घटा देंगे। तो जब हम 600 में से 90 को घटाएंगे तो हमारे पास 17% आ जाएगा 510 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हम इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को करेंगे। ये कैलकुलेशन आपको लेंथी दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस कैलकुलेशन के बेस पर हम क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं। तो जब हम माइंड में करेंगे तो हम इसको ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के लिए हमें ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ के बारे में हमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि ए मोटरिस्ट एंड ए स्कूटरिस्ट मेड ए जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस। द ग्राफ शोज द प्रोग्रेस ऑफ जर्नी मेड बाई ईच पर्सन। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखिए हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस समय पर मोटरसाइकिल वाला स्कूटर चालक से मिला। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हमें पहले मोटरसाइकिल का ग्राफ देखना है, फिर हमें स्कूटर का ग्राफ देखना है, और ये पता लगाना है कि किस पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों के ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो रेड कलर का पॉइंट आ रहा है ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। अब देखिए हमसे ये पूछा गया है कि किस समय पर मोटरसाइकिल वाला स्कूटर चालक से मिला। यहाँ पर देखिए हमें समय बताना है। अब अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में हमें नीचे की साइड समय दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे,
इस रेड डॉट से सीधा नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो देखिए जब हम रेड डॉट से नीचे की तरफ आएंगे तो ये 10:30 का टाइम आ रहा है। तो 10:30 पर मोटरसाइकिल वाला और स्कूटर चालक दोनों आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, कुल यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति बताएं। यहाँ पर देखिए हमें स्कूटर की गति बतानी है। गति या चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए हमें स्कूटर के द्वारा तय की गई दूरी और स्कूटर के द्वारा लिया गया समय निकालना है। अब देखिए शुरू में ही हमसे डायरेक्शन में कहा गया है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों ही 120 किलोमीटर की जर्नी करते हैं। तो यहाँ पर दूरी तो आ जाएगी 120 किलोमीटर के बराबर। अब हम स्कूटर का निकालते हैं समय। यहाँ पर देखिए स्कूटर ने 9 बजे चलना शुरू किया है। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों ही 9 बजे चलना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें केवल स्कूटर के बारे में ही लेना है, तो हम स्कूटर को ही देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्कूटर ने 9 बजे चलना शुरू किया है। और अगर हम स्कूटर का एंड पॉइंट देखें जहाँ पर वह 120 किलोमीटर को कंप्लीट कर रहा है, तो वह टाइम आ रहा है 11:30। अब यहाँ पर देखिए 9 बजे जर्नी शुरू की है और 11:30 पर खत्म की है। तो यहाँ पर टोटल 2.5 घंटे आ रहे हैं। तो यहाँ पर समय आ जाएगा 2.5 घंटे। तो यहाँ पर देखिए अब हम स्कूटर की चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी है 120 किलोमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 2.5 घंटे से, तो हमारे पास स्कूटर की चाल आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूटर चालक पूरी यात्रा कितने घंटे में समाप्त करेगा। यहाँ पर देखिए अभी हमने स्कूटर के द्वारा लिया गया समय देखा है। स्कूटर चालक ने अपनी जर्नी 9 बजे शुरू की है और 11:30 पर खत्म की है। तो यहाँ पर उसने टोटल 2.5 घंटे लिए हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, मोटरसाइकिल चालक प्रारंभ से कितनी दूरी पर स्कूटर चालक से मिला। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से वो बिंदु देखना होगा जहाँ पर मोटरसाइकिल चालक और स्कूटर चालक दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रेड डॉट है यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं। अब देखिए इस बार हमसे पूछी है दूरी। तो देखिए अगर हम ग्राफ में देखें तो हमें दूरी लेफ्ट साइड में दी हुई है। तो इस बार हम रेड डॉट से लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो देखिए जब हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो हम 80 किलोमीटर पर जाकर के मिल रहे हैं। तो मोटरसाइकिल चालक और स्कूटर चालक दोनों 80 किलोमीटर पर मिलेंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के लिए हमें एक अलग डायग्राम दिया हुआ है और इसके बारे में हमें डायरेक्शन दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज ए हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम शोइंग द एक्सीडेंट इन विच टू व्हीलर्स आर इन्वॉल्व विद अदर ऑब्जेक्ट्स। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। और हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दो पहिया वाहनों एवं अन्य वाहनों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सभी वाहनों द्वारा होने वाले एक्सीडेंट्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो टू व्हीलर्स दिया हुआ है इसके आगे जितने बॉक्स दिए हुए हैं हम उन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 11.5 के बराबर। यहाँ पर जो आखिरी वाला बॉक्स है ये पूरा नहीं है, आधा है, तो हम इसको आधा ही ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 11.5। इसी तरह से कार के एक्सीडेंट आ जाएंगे हमारे पास 7.5। बसेस के एक्सीडेंट आ जाएंगे 6 के बराबर। टैंकर लॉरी के एक्सीडेंट आ जाएंगे 8 के बराबर। पेडिस्ट्रेंस के एक्सीडेंट आ जाएंगे 2 के बराबर। बाइसिकल्स के एक्सीडेंट आ जाएंगे 10 के बराबर और स्टेशनरी व्हीकल के एक्सीडेंट आ जाएंगे 5 के बराबर। इसके नीचे देखिए हमसे कहा गया है, हमें एक बॉक्स बना करके दिया गया है और उसके बारे में कहा गया है कि एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को। तो हम देखिए इस डेटा को भी माइंड में रखेंगे कि एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को। अगर हमें इसकी कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम सभी एक्सीडेंट्स को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सभी एक्सीडेंट आ जाते हैं 50 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है, दो पहिया वाहनों एवं अन्य वाहनों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, दो पहिया वाहन के जो एक्सीडेंट है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं और अन्य वाहनों द्वारा जो होने वाले एक्सीडेंट हैं उनको भी प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास टोटल एक्सीडेंट 50 के बराबर हैं तो उसमें से 11.5 होते हैं टू व्हीलर्स के द्वारा, यानी कि दो पहिया वाहनों के द्वारा। अब देखिए अगर हम इसको दो गुना कर दें, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 पर कितने एक्सीडेंट हुए। तो देखिए अगर हम टोटल एक्सीडेंट मान लेंगे 100 के बराबर तो हमने 50 को दो गुना कर दिया है 100।
तो हम 11.5 का भी 2 गुना कर देंगे, 11.5 का 2 गुना हो जाएगा 23 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए टू व्हीलर्स के द्वारा जो एक्सीडेंट आ जाएंगे प्रतिशत में, वो आ जाएंगे 23% के बराबर। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अदर एक्सीडेंट हैं जो अन्य वाहनों द्वारा हो रहे हैं, हम इन सभी को ऐड नहीं करेंगे। ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए टोटल एक्सीडेंट हमारे पास है 100 के बराबर। अब अगर 100 के बराबर है तो उसमें से 23% अगर टू व्हीलर्स के द्वारा हो रहे हैं, तो जो बाकी बच गए तो हम उसको 100 में से घटा करके निकाल देंगे। तो देखिए 100 में से अगर हम टू व्हीलर्स के 23% को घटा देंगे, तो अदर ऑब्जेक्ट के द्वारा जो प्रतिशत आ जाएगा एक्सीडेंट का, वो आ जाएगा 77% के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है दो पहिया वाहनों एवं अन्य वाहनों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखिए मैं दो पहिया वाहनों के जो एक्सीडेंट है उसमें से अन्य वाहनों द्वारा होने वाले एक्सीडेंट्स को घटाना है। तो यहाँ पर जब हम 23 में से 77% को घटाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा -54 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि दो पहिया वाहनों द्वारा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अन्य वाहनों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं से 54% कम है। माइनस यहाँ पर कम को शो करेगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 54% लेस। क्वेश्चन नंबर 6, कुल दुर्घटनाओं का 60% निम्न वाहनों से होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस ए बी सी डी में हमें वाहनों के कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और उसमें से ये बताना है कि किस कॉम्बिनेशन से कुल दुर्घटनाओं का 60% होता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले कुल दुर्घटनाओं का 60% निकाल लेते हैं कि कुल दुर्घटनाओं का 60% कितने के बराबर है, फिर हम उतने ही बॉक्सेस को गिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल दुर्घटनाएं हैं 50 के बराबर। 50 का जब हम 60% निकालते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 30 बॉक्स। तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स के बॉक्स है ये हमें गिनने हैं, और जिसमें हमारी संख्या 30 के बराबर आ जाएगी वही कॉम्बिनेशन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कार्स, बसेस, टैंकर लॉरी एंड पेडिस्ट्रियंस का। अब यहाँ पर देखिए कार्स के अगर हम एक्सीडेंट देखें तो वो है 7.5 के बराबर। यहाँ पर देखिए ये दशमलव में आ रहा है, और हमारे पास जो 60% एक्सीडेंट कैलकुलेट होकर के आए हैं 30 के बराबर, यहाँ पर दशमलव नहीं है। इसका मतलब ये है कि कार्स के जो एक्सीडेंट में 0.5 है बाद में, ये पूरा अगर हमें करना है तो टू व्हीलर्स को इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। या तो किसी ऑप्शन में टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट और कार के एक्सीडेंट दोनों एक साथ हो तो 0.5 और 0.5 मिल करके 1 के बराबर हो जाएगा, या किसी ऑप्शन में ये दोनों ही ना हो। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास केवल कार्स है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है। इसी तरह से दूसरे वाले ऑप्शन में भी हमारे पास केवल कार्स ही है, उसमें भी टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट ऐड नहीं है, तो उसमें भी हमारा 0.5 आ जाएगा एंड में। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है टू व्हीलर्स, कार्स, बसेस एंड स्टेशनरी व्हीकल्स, और ऑप्शन नंबर डी में हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है टू व्हीलर्स, कार्स, बसेस एंड टैंकर लॉरी। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर सी और डी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर टू व्हीलर्स, कार्स और बसेस दोनों में ही कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों के द्वारा होने वाले एक्सीडेंट्स को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए टू व्हीलर्स के द्वारा एक्सीडेंट होते हैं 11.5 के बराबर, कार्स के द्वारा एक्सीडेंट होते हैं 7.5 के बराबर, और बसेस के द्वारा एक्सीडेंट होते हैं 6 के बराबर। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 के बराबर। अब देखिए 60% आया है 30 के बराबर, तो आगे हमें एक ऐसा व्हीकल ऐड करना है जिसके एक्सीडेंट 5 के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो स्टेशनरी व्हीकल के जो एक्सीडेंट्स हैं वो 5 के बराबर हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें एंड में स्टेशनरी व्हीकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में एंड में स्टेशनरी व्हीकल आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दिए गए बार ग्राफ को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाए और पाई चार्ट पर बनने वाला एक कोण 36 डिग्री के बराबर हो, तो बताएं वह कौन सी मद हो सकती है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि बार ग्राफ को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एक्सीडेंट्स 360 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, और यहाँ पर सभी एक्सीडेंट्स 50 के बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए 360 डिग्री बराबर हो जाएगा टोटल एक्सीडेंट के, यानी कि 50 के। अब हमें बताना है 36 डिग्री कोण के बराबर कौन सी मद हो सकती है।
तो हम क्या करते हैं 36 डिग्री को पहले निकालते हैं कि कितने बॉक्सेस के बराबर है। तो देखिए 360 का आखिरी का एक जीरो हटा देंगे तो 36 बन जाएगा। तो इसी तरह से हम 50 का एक जीरो हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो 36 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 के। अब हम अपने डायग्राम में ये देखेंगे कि 5 एक्सीडेंट किसके द्वारा हो रहे हैं। तो देखिए स्टेशनरी व्हीकल के द्वारा 5 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, पैदल तथा साइकिल से होने वाली दुर्घटनाओं का प्रतिशत कितना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले पैदल और साइकिल से होने वाली दुर्घटनाओं को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैदल जो दुर्घटनाएं होती हैं वो 2 के बराबर है, और जो साइकिल से दुर्घटनाएं होती हैं वो 10 के बराबर है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो दोनों दुर्घटनाएं आ जाएंगी 12 के बराबर। अब देखिए 12 दुर्घटनाएं दोनों को मिलाकर के होती हैं, वो तब होती हैं जब टोटल दुर्घटनाएं हमारी 50 के बराबर है। अब अगर हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 50 दुर्घटनाओं को 100 दुर्घटना बना देते हैं, क्योंकि जो प्रतिशत होता है वो 100 पर कैलकुलेट होता है। तो देखिए टोटल दुर्घटनाएं जो 50 हैं, इसको 100 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करनी है, तो 50 का दुगना 100 हो जाएगा। अब देखिए अगर हमने 50 में 2 से गुणा की है तो जो पैदल और साइकिल वालों की दुर्घटनाएं 12 के बराबर आ रही हैं, हम इसमें भी 2 से गुणा कर लेंगे। तो 12 का 2 गुना हो जाएगा 24 के बराबर। तो 100 में से 24 दुर्घटनाएं अगर पैदल और साइकिल वालों की हो रही हैं, तो 100 पर जितनी भी दुर्घटनाएं हैं वो प्रतिशत में हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएंगी 24% के बराबर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पैदल और साइकिल वालों की दुर्घटनाएं आ रही हैं 12 के बराबर, तो 12 को ऊपर रखिए, इसको डिवाइड करिए कुल दुर्घटना से। कुल दुर्घटना है 50 के बराबर और गुणा कर दीजिए 100 से। 100 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रतिशत में बतानी है। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास 24% ही आएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, बस द्वारा होने वाली दुर्घटनाएं कार द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं से कितने प्रतिशत कम है। ये भी देखिए सेम तरह का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हम पहले ये देखेंगे कि बस के द्वारा कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम डायग्राम में देखें तो बस के द्वारा दुर्घटनाएं होती हैं, उनके 6 बॉक्स है, तो बस के द्वारा दुर्घटनाएं होती हैं 6 के बराबर। आगे हमें देखनी है कार के द्वारा होने वाली दुर्घटनाएं। कार के द्वारा होने वाली दुर्घटनाएं हैं 7.5 के बराबर। अब प्रतिशत निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि बस के द्वारा होने वाली दुर्घटनाएं कार के द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं से कितनी कम है। तो यहाँ पर देखिए कार के द्वारा होने वाली दुर्घटनाएं हैं 7.5 के बराबर, और बस के द्वारा दुर्घटनाएं हैं 6 के बराबर। 7.5 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पर देखिए अंतर तो है 1.5 का। अब हमें ये बताना है प्रतिशत में, तो हम इसको प्रतिशत में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.5 का अंतर है, डिवाइड में आ जाएंगी कुल दुर्घटनाएं। तो कुल दुर्घटनाएं हैं 50 के बराबर, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास आ जाएंगी 3% के बराबर। तो बस द्वारा होने वाली दुर्घटनाएं कार द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं से 3% कम है। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका है वो यही है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिशत आएगा वो 3% के बराबर ही आएगा। अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे 10 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक बार चार्ट दिया हुआ है, और उसके बारे में हमें डायरेक्शन दिया हुआ है। द बार चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of the production of various models of a mobile manufacturing company in 2007 and 2008. The total production in 2007 was 35 lakh mobile phones, and in 2008 the production was 44 lakh. Study the chart and answer the following questions. आगे हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। वर्ष 2007 में मॉडल ए, बी तथा ई का कुल उत्पादन कितना है। यहाँ पर देखिए हमसे वर्ष 2007 में मॉडल ए, बी, ई का कुल उत्पादन पूछा है, तो हम यहाँ पर पहले ए, बी, ई का कुल उत्पादन देख लेते हैं। वर्ष 2007 में ए का जो उत्पादन है वो 0 से लेकर 30 यानी कि 30% के बराबर है, तो हमारे पास आ जाएगा 30%। बी का अगर हम उत्पादन देखें तो वो 30 से लेकर 45 यानी कि 15% के बराबर है। और ई का अगर हम उत्पादन देखें तो वो 75 से लेकर के 90 यानी कि ये भी 15% के बराबर है। 30, 15 और 15 को ऐड कर देंगे तो ए, बी, ई का कुल उत्पादन आ जाएगा 60% के बराबर। अब देखिए हमें कुल उत्पादन प्रतिशत में ना बता करके संख्या में बताना है, तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि 2007 में कितने मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो देखिए हमसे डायरेक्शन में कहा गया है
कि 2007 में 35 लाख मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर 35 लाख का 60% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ABE का कुल उत्पादन हो जाएगा 35 लाख गुणा 60/100। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 21 लाख मोबाइल। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस नमूनों का वर्ष 2007 से 2008 तक उत्पादन प्रतिशत का अंतर अधिकतम है? आगे देखिए हमें प्रत्येक ऑप्शन में दो दो टाइप के मोबाइल दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं, प्रत्येक टाइप के अंतर को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में हमें दिए हुए हैं बी एंड सी, तो हम क्या करते हैं, पहले बी के अंतर को निकाल लेते हैं। बी को अगर हम पहले 2007 में देखें तो 2007 में बी का उत्पादन हो रहा है 30% से लेकर के 45%, यानी कि बी का उत्पादन है 15% के बराबर। इसी तरह से अगर हम बी को 2008 में देखें तो बी का उत्पादन है 40% से लेकर के 60%, यानी कि 20% के बराबर। अब देखिए 2007 में बी का उत्पादन है 15% के बराबर और 2008 में बी का उत्पादन है 20% के बराबर। यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि ये वृद्धि कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर आप इसको वृद्धि कहिए या अंतर कहिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए अंतर बराबर हो जाएगा, 5% का अंतर है तो 5 आ जाएगा ऊपर। इसको हम डिवाइड करेंगे पहले वाले प्रतिशत से, यानी कि जो हमने 2007 में निकाला है। तो 2007 में बी का प्रतिशत है 15%, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से बी का अंतर आ जाएगा 33 सही 1/3% के बराबर। आगे देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमें दूसरा टाइप दिया हुआ है, टाइप सी। तो अब हम निकालते हैं टाइप सी मोबाइल के लिए। तो देखिए 2007 में अगर हम देखें तो टाइप सी के जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग है वो हो रही है 45% से लेकर के 65% तक, यानी कि 20% के बराबर हो रही है। इसी तरह से अगर हम वर्ष 2008 में टाइप सी के मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो वो आ रहा है 60% से लेकर के 75%, यानी कि 15% के बराबर। अब देखिए यहाँ पर टाइप सी का जो मोबाइल है उसका 2008 में मैन्युफैक्चरिंग घटी है, तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंतर को निकालते ही नहीं है। क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में आएगा, हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिए हुए हैं सी एंड डी। तो देखिए सी तो हम निकाल चुके हैं, जो हमारा नेगेटिव में आएगा। अब हम निकालते हैं डी के बारे में। डी को अगर हम 2007 में देखें तो डी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है 65 से लेकर के 75 तक, यानी कि 10% के बराबर। और अगर हम 2008 में देखें तो डी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है 75 से लेकर के 85 तक, तो यहाँ पर भी ये 10% के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अंतर देखें तो अंतर तो कुछ भी आ नहीं रहा है, 10% और 10% ये तो बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो जो यहाँ पर अंतर है वो 0% का है, तो यहाँ पर हम इसको भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में दूसरे टाइप का मोबाइल। दूसरे टाइप का मोबाइल है टाइप ई। तो अब हम निकालते हैं ई का प्रोडक्शन। तो देखिए अगर हम टाइप ई को पहले 2007 में देखें तो टाइप ई आ रहा है 75 से लेकर के 90, यानी कि 15% के बराबर। और अगर हम 2008 में देखें तो ये आ रहा है 85 से लेकर के 95 के बराबर, यानी कि 10% के बराबर। अब यहाँ पर देखिए ई का प्रोडक्शन भी नेगेटिव में आ रहा है, पहले वर्ष में ज़्यादा है और दूसरे वर्ष में कम है, तो यहाँ पर हम इसको भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है ए एंड बी, तो यहाँ पर हम ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए को अगर हम 2007 में देखें तो ए का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है 0 से 30, यानी कि 30% के बराबर। और अगर हम 2008 में देखें तो ए का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है 0 से 40, यानी कि 40% के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ए का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा। 40% में 30% को घटाएंगे तो 10% आ जाएगा, तो 10 को रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे 30 से, जो कि पहला वाला है, इसको गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से ए का परसेंटेज आ जाएगा 33 सही 1/3% के बराबर। इसके अलावा देखिए बी को हम सबसे शुरू में ही निकाल चुके हैं, बी भी हमारा 33 सही 1/3% के बराबर आया है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका अंतर अधिकतम है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में ए का अंतर भी अधिकतम है, जो कि है 33 सही 1/3% के बराबर। और बी का अंतर भी अधिकतम है, जो कि वो भी है 33 सही 1/3% के बराबर। तो यहाँ पर ए और बी का अंतर सबसे अधिकतम है, और यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बी प्रकार के नमूनों के उत्पादन की संख्या में वर्ष 2007 तथा 2008 में कितना अंतर है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ पर पहले ये देखेंगे
कि वर्ष 2007 में बी प्रकार के कितने प्रतिशत मोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2007 में हम ग्राफ देखते हैं, बी का ग्राफ जाता है 30% से लेकर के 45% तक। इसका मतलब ये है कि बी प्रकार के मोबाइल वर्ष 2007 में 15% उत्पादित होते हैं। अब देखिए हम ये देखते हैं कि 2007 में कुल कितने मोबाइल उत्पादित होते हैं। तो देखिए ऊपर डायरेक्शन में हमें दिया हुआ है कि 2007 में 35 लाख मोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अब अगर हमें वर्ष 2007 में बी प्रकार के मोबाइलों की संख्या निकालनी है तो हम 35 लाख का 15% निकाल देंगे। 35 लाख का 15% आ जाएगा 5,25,000 के बराबर। अब हम निकालेंगे वर्ष 2008 में बी टाइप के मोबाइलों की संख्या। पहले मोबाइलों की संख्या निकालने से पहले हम बी टाइप के मोबाइलों का परसेंटेज देखेंगे। वर्ष 2008 में बी का ग्राफ जाता है 40% से लेकर के 60% तक। इसका मतलब ये है कि वर्ष 2008 में बी टाइप के जो मोबाइल हैं उनका उत्पादन 20% के बराबर है। अब देखिए वर्ष 2008 में जो टोटल मोबाइल उत्पादित हुए हैं वो हुए हैं 44 लाख। ऊपर डायरेक्शन में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बी टाइप के मोबाइलों की संख्या निकालने के लिए हम 44 लाख का 20% निकाल देंगे। 44 लाख का 20% आ जाएगा 8,80,000 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है अंतर, तो अब हम क्या करेंगे, 8,80,000 में से 5,25,000 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अंतर आ जाएगा 3,55,000 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए प्रकार के नमूनों का वर्ष 2008 तथा 2007 में उत्पादन प्रतिशत समान हो तो वर्ष 2008 में ए प्रकार के नमूनों का कुल उत्पादन कितना था। यहाँ पर देखिए पहले इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यदि ए प्रकार के नमूनों का वर्ष 2008 तथा 2007 में उत्पादन प्रतिशत समान हो। इसका मतलब ये है कि ए टाइप के जो मोबाइल हैं उनका जितना उत्पादन वर्ष 2007 में हुआ है उतना ही उत्पादन अगर 2008 में भी हो तो ए प्रकार के जो मोबाइल हैं इनकी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए हम पहले ये देखते हैं कि वर्ष 2007 में ए टाइप के कितने मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ से हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 30% तक हो रहे हैं। इसका मतलब 2007 में जो ए टाइप के मोबाइल हैं वो 30% उत्पादित हुए हैं। अब 2008 में भी 30% ही उत्पादित होंगे क्योंकि हमें दोनों की संख्या बराबर रखनी है। अब देखिए वर्ष 2008 में जो टोटल मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए हैं वो हुए हैं 44 लाख। तो यहाँ पर ए प्रकार के नमूनों का कुल उत्पादन निकालने के लिए हम 44 लाख का 30% निकाल देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 44 लाख गुणा 30/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,20,000। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि प्रतिवर्ष उत्पादित होने वाले डी प्रकार के नमूनों की संख्या का 85% बेच दिया जाता हो तो बताइए डी प्रकार के मोबाइल जो नहीं बेचे गए की कुल संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमें ये बताना है कि डी प्रकार के कितने मोबाइल नहीं बिके हैं। अब ये निकालने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि डी प्रकार के कितने मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं पहले वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में जो डी का ग्राफ है वो जाता है 65 से लेकर के 75 तक। इसका मतलब ये है कि डी टाइप के मोबाइल का उत्पादन 10% के बराबर है। अब देखिए वर्ष 2007 में जो मोबाइल कुल उत्पादित हुए हैं वो हुए हैं 35 लाख। तो देखिए अगर हम 35 लाख का 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3,50,000 के बराबर। अब देखिए वर्ष 2007 में डी टाइप के जो मोबाइलों की उत्पादित संख्या है वो 3,50,000 के बराबर है। अब हमसे कहा गया है कि 85% मोबाइल तो बिक चुके हैं। अब हमें ये बताना है कि कितने मोबाइल नहीं बिके हैं। तो देखिए अगर 85% मोबाइल बिक चुके हैं तो 15% नहीं बिके होंगे। तो यहाँ पर हम 3,50,000 का 15% निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 3,50,000 का 15%। अब देखिए हम निकालते हैं वर्ष 2008 के लिए। वर्ष 2008 में जो डी का ग्राफ है वो जाता है 75 से लेकर के 85 तक। इसका मतलब ये है कि वर्ष 2008 में जो डी का उत्पादन है वह 10% के बराबर ही है। लेकिन इस बार जो मोबाइलों के कुल उत्पादन है वो है 44 लाख के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 44 लाख का 10% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 4,40,000 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 4,40,000 का उत्पादन हुआ है डी टाइप के मोबाइलों का। अब इसमें से 85% बिक गए। अब अगर हम नहीं बिके हुए मोबाइलों का प्रतिशत देखें तो वह 15% के बराबर है। तो इस बार हम 4,40,000 का निकाल देंगे 15%।
यहाँ पर देखिए अगर हम 3,50,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 52,500 के बराबर। और 4,40,000 का 15% निकालेंगे तो यह आ जाएगा 66,000 के बराबर। 52,500 और 66,000 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1,18,500 मोबाइल। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 17 तक के लिए हमें डायरेक्शंस दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टडी द टू पाई चार्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए हमें अप्रैल मंथ की सैलरी दी हुई है 24,000 रुपये और मई मंथ की सैलरी दी हुई है 25,000 रुपये। इसके अलावा हमें यहाँ पर 5 अलग अलग खर्चे दिए हुए हैं। इनके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है कि अप्रैल माह की तुलना में मई माह में शिक्षा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यहाँ पर देखिए वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमें पहले अप्रैल माह में शिक्षा पर खर्च निकालना पड़ेगा, फिर मई माह में शिक्षा पर खर्च निकालना पड़ेगा और फिर उन दोनों की कंपेयर करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पहले निकालते हैं अप्रैल माह में शिक्षा पर खर्च। यहाँ पर देखिए हमें अप्रैल का जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें हमें सैलरी दी हुई है 24,000 रुपये और एजुकेशन का जो कॉलम है वो है ए को अगर हम देखेंगे ऊपर वाले पाई चार्ट में तो उसमें ए का प्रतिशत है 47%। अब देखिए हमें 24,000 का 47% यानी कि 47% निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 24,000 का 50% निकाल लेते हैं। 24,000 का 50% हो जाएगा 12,000 के बराबर। अब देखिए अगर हम 24,000 का 1% निकालेंगे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 24,000 का 1% आ जाएगा 240 के बराबर। अब देखिए अगर 1% 240 के बराबर है तो 3% 720 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 50% है 12,000 और 3% है 720 के बराबर। तो हम 50 में से 3% को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47%। 12,000 में से 720 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,280। तो 47% हो जाएगा 11,280 के बराबर। इसके आगे देखिए अगर हम मई माह की सैलरी देखें तो मई माह की सैलरी है 25,000 के बराबर। 25,000 का हमें निकालना है 50%, क्योंकि इस बार शिक्षा पर जो खर्च हो रहा है वह हो रहा है 50%। 25,000 का 50% हो जाएगा 12,500 के बराबर। अब देखिए हमारे पास अप्रैल माह में और मई माह में शिक्षा पर खर्च आ चुका है। अब हम ये देखेंगे कि कितने वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए 11,280 से 12,500 खर्च होने लगे। तो यहाँ पर 1,220 अधिक खर्च हो रहे हैं। तो अब हम निकाल लेंगे वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1,220 अधिक खर्च हो रहे हैं तो 1,220 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड में आ जाएगा अप्रैल माह का खर्च। अप्रैल माह का खर्च है 11,280, इसकी गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा 10.81%। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी है 10.82। ये हमारा काफी क्लोज है तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल माह की वेतन में से की गई बचत तथा मई माह के वेतन में से विविध खर्च के बीच अनुपात बताएं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले हमें अप्रैल माह में की गई बचत निकालनी है। यहाँ पर देखिए अगर हम पहले अप्रैल माह में बचत का कॉलम देखें तो बचत का कॉलम है बी। बी है यहाँ पर 18% के बराबर। अब देखिए अप्रैल माह में जो सैलरी है वो है 24,000 के बराबर। तो यहाँ पर हमें 24,000 का 18% निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले 10%। 10% आ जाएगा 2,400 के बराबर। अब हम निकाल लेंगे 20%। 10% को 2 गुना कर देंगे तो 20% हो जाएगा। तो हम 2,400 का भी 2 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,800। अब देखिए हमारे पास आ चुका है 20%, हमें चाहिए 18%। तो हमें 2% घटाना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे। 24,000 का 1% आ जाएगा 240 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम 2% निकालें तो 2% आ जाएगा 480 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अब अगर हम 18% निकालें तो हम 20% जो कि हमारे पास आया है 4,800, उसमें से 2% जो कि हमारे पास आया है 480 उसको घटा देंगे। तो 4,800 में से जब हम 480 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,320। अब देखिए दूसरा हमें निकालना है मई माह के वेतन में से विविध खर्च। विविध होता है मिसलेनियस। तो यहाँ पर देखिए मिसलेनियस का कॉलम है ई। अब अगर हम मई महीने में ई को देखें तो ई है 2% के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम पहले निकालेंगे 1%। 25,000 का 1% आ जाएगा 250 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम 2% निकालें तो 2% आ जाएगा 500 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 4,320 अनुपात 500। इसको जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 216 अनुपात 25।
तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, मई माह में वेतन से ग्रोसरी तथा बिजली पर कितना खर्च किया गया। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारे सारे ऑप्शंस के आंसर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है मई माह के वेतन में से ग्रोसरी और बिजली पर खर्च। तो यहाँ पर देखिए हम पहले देखते हैं कि ग्रोसरी का कॉलम कौन सा है और बिजली के खर्च का कॉलम कौन सा है। तो देखिए मई माह में जो ग्रोसरी पर खर्च है उसका कॉलम है सी। सी है हमारे पास 14%। इसी तरह से अगर हम बिजली का खर्च देखें तो हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड फोन बिल्स, उसका कॉलम है डी। तो यहाँ पर डी का प्रतिशत है 9%। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 14% और 9% में कंपेयर करें तो हमारे लिए 9% निकालना ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करते हैं 25,000 का 9% निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले 10%। तो देखिए 25,000 का 10% कितना हो जाएगा 2,500 के बराबर। अब हम निकालेंगे 1%। 1% हो जाएगा 250 के बराबर। अब हम 2,500 में से 250 को घटा देंगे तो हमारे पास 9% की वैल्यू आ जाएगी 2,250 के बराबर। अब देखिए ये हमने निकाला है बिजली का खर्च। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से कॉलम में बिजली का खर्च 2,250 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में बिजली का जो खर्च है वो 2,250 है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे देखिए नेक्स्ट डीआई की डायरेक्शन में हमसे कहा गया है वेरियस एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय ए पब्लिशिंग कंपनी फॉर पब्लिशिंग ए बुक इन 2011 आर गिवन बिलो। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया हुआ है पुस्तक की अंकित कीमत यदि लागत मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित कीमत 180 रुपये हो तो एक प्रति कॉपी के लिए कागज का लागत मूल्य बताएं। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है पुस्तक की अंकित कीमत यदि लागत मूल्य से 20% अधिक है। यहाँ पर हमको प्रतिशत दिया हुआ है 20%। हम क्या करते हैं पहले इसे भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5। इसका मतलब ये है कि अगर पुस्तक का लागत मूल्य 5 रुपए के बराबर है तो 20% अधिक करने के बाद उसका अंकित मूल्य 6 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब आगे देखिए हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 180 रुपए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 की कंपेयर कर लेते हैं 180 से। 180 6 का है 30 गुना, तो हम 5 का भी 30 गुना कर देते हैं। 5 का 30 गुना आ जाएगा 150 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास पुस्तक का जो लागत मूल्य आया है वह आया है 150 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है एक प्रति कॉपी के लिए कागज का लागत मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए कागज का लागत मूल्य बताने के लिए हम पहले पाई चार्ट देख लेते हैं। पाई चार्ट में कागज का लागत मूल्य या पेपर कॉस्ट है 15% के बराबर। तो यहाँ पर हम 150 का 15% निकाल देते हैं। तो देखिए पेपर कॉस्ट बराबर हो जाएगा 150 गुणा 15/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22.50 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक की रॉयल्टी छपाई मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखिए पहले हमें पाई चार्ट देखना पड़ेगा। पाई चार्ट में अगर हम रॉयल्टी देखें तो रॉयल्टी है 15% के बराबर। और अगर हम छपाई मूल्य या प्रिंटिंग देखें तो प्रिंटिंग है 20% के बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे मत करिए कि 20% में से 15% को घटा करके 5% आंसर लगा दिया। यहाँ पर हमसे जो पूछा है वो पूछा है छपाई मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर हमें कंपेयर करनी है छपाई मूल्य से। तो यहाँ पर देखिए 5% तो कम है तो 5% को हम ऊपर रखेंगे। डिवाइड में हम रखेंगे छपाई मूल्य के प्रतिशत को। छपाई मूल्य का प्रतिशत है 20%। तो डिवाइड में आ जाएगा 20 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।